आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक डेटा दिया रहता है और इस डेटा को लेकर के इतना चीज़ पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा का माध्य क्या होगा, यानी कि मीन। माध्यिका क्या होगा, जिसको मीडियन कहते हैं। बहुलक क्या होगा, जिसको मोड कहते हैं। परिसर क्या होता है, जिसको रेंज कहते हैं। विचरण, प्रसरण या प्रसार क्या होता है, अंग्रेजी में इसको वेरिएंस कहते हैं। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इतना चीज पूछा जाता है किसी भी डेटा को लेकर के। और इसमें डेटा 2 तरह का दिया रहता है, एक रहता है ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा के बारे में और अगले वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप भूल जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो डेली इस चैनल पर हम लेकर के आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस डेटा का माध्य क्या होगा, मीन। तो माध्य जो है ये एक तरह से औसत होता है, एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जितना भी डेटा दिया रहता है सभी को जोड़ देते हैं और जितना डेटा रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एवरेज जो होता है वो होता है सम ऑफ डेटा बाई नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर भी वही होगा, माध्य जो है वो औसत ही होता है। तो माध्य बराबर आपका हो जाएगा सम ऑफ डेटा और बाई नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा करेंगे तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9। और इन सभी को जोड़ने के बाद इससे डिवाइड कर देंगे जितना डेटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से इसको भाग कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 10 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 50 हो गया। और 2 बार 11 है तो 22 हो जाएगा, 72। और 2 बार 9 है 18, तो 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90। तो 90 हुआ सभी को जोड़ने के बाद, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस डेटा का माध्य क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, सम ऑफ डेटा बाई नंबर ऑफ डेटा। अब बात करते हैं माध्यिका का। माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका अगर किसी भी अनग्रुप डेटा का निकालना है तो उस डेटा को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, है ना। तो सबसे पहले अगर इसको अरेंज करें, छोटा से बड़ा में अगर लिखें, तो देखिए इसमें सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 बार 10 है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 2 बार 11 है, 11 और 11। तो देखिए इन सभी डेटा को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो अगर आपको माध्यिका निकालना है तो डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और ऐसा करने के बाद जो डेटा एकदम बीच में आएगा वही माध्यिका होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखें कौन बीच में आएगा, तो यहाँ से देखिए इधर 4 छोड़ दीजिए, इधर 4 छोड़ दीजिए, तो बीच में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस डेटा का जो माध्यिका होगा वो भी 10 ही होगा। तो कभी भी अनग्रुप डेटा का माध्यिका निकालना हो तो उस डेटा को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और ऐसा करने के बाद जो नंबर एकदम बीच में आएगा वही माध्यिका होता है। अब शायद किसी को लग रहा होगा कि अगर बीच में कोई नंबर नहीं आएगा या फिर 2 नंबर आएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पर 9 डेटा था, तो 9 डेटा था तो 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया और 1 बीच में बच गया। अगर यहाँ पर 10 डेटा रहता तो 10 डेटा रहता तो 5 इधर छोड़ते 5 इधर छोड़ते तो बीच में कोई नहीं बचता, या फिर 4 इधर छोड़ते और 4 इधर छोड़ते तो बीच में 2 बच जाता। ऐसा पोजीशन में क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बोले आपसे कि 1 से 10 तक का जो सभी संख्या है इन सभी का आप माध्यिका निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो 1 से 10 तक सभी संख्या को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इन सभी नंबर का अगर हम माध्यिका निकालें तो इसमें जो सबसे बीच में नंबर आएगा वही माध्यिका होगा, क्योंकि ये पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जो बीच में नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो बीच में जो नंबर आएगा, अगर इधर 5 छोड़ दें और इधर 5 छोड़ दें तो बीच यहाँ पर होता है, तो बीच में जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5 आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस डेटा का जो माध्यिका हो जाएगा वो 5.5 यानी कि 5.5 होगा।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब इस तरह से नंबर ऑफ डेटा अगर इवन नंबर में है, मतलब बीच में कोई नंबर नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर बीच में है। अगर 4 इधर छोड़ दें और 4 इधर छोड़ दें तो ये दोनों नंबर बीच में है। तो अगर ऐसा रहेगा तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे, ऐसे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो देखिए 6 5 11 होता है, और 11 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो नंबर बीच में आता है वही माध्यिका होता है। अब बात करते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है, मोड। तो बहुलक जो होता है, दिया गया डेटा में जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होता है। बहुलक आप ऐसे समझिए, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार 10 रिपीट हुआ है, इसका मतलब इस डेटा का बहुलक हो जाएगा 10। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड या बहुलक कहते हैं। ठीक है, आगे। अब इसके बाद देखिए परिसर यानी कि रेंज। रेंज का मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा का डिफरेंट। देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 9 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11। तो 9 और 11 का डिफरेंट ही रेंज कहलाता है। तो कोई भी अनग्रुप डेटा दिया हुआ है बहुत सा नंबर, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों का डिफरेंट ही रेंज यानी कि परिसर कहलाता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर 11 है और सबसे छोटा नंबर 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब इस डेटा का परिसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद है विचरण, प्रसरण या प्रसार। ये तीनों एक ही चीज का नाम है। विचरण बोले या प्रसरण बोले या फिर प्रसार बोले, एक ही चीज है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएंस। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला देखने में थोड़ा भयंकर है। हो सकता है यहाँ पर हम फार्मूला लिख दें तो किसी को चक्कर और किसी को हार्ट अटैक आ जाए, इसलिए हम पहले इसको प्रैक्टिकल समझाते हैं, बाद में फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो अगर कभी भी अनग्रुप डेटा का विचरण, प्रसरण या प्रसार निकालना हो तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी डेटा दिया हुआ है इन सभी का डिफरेंट निकालेंगे माध्य के साथ में। जितना भी डेटा दिया हुआ है सभी का डिफरेंट निकालेंगे माध्य के साथ में, है ना। जैसे देखिए पहला डेटा कितना है, 10, तो 10 को अगर 10 के साथ डिफरेंट निकाले कितना आ जाएगा, 0 आएगा। दोनों में डिफरेंट लेना है सभी डेटा का। अब देखिए इसके साथ डिफरेंट कितना होगा, तो इसका और माध्य के बीच में भी डिफरेंट 0 का है। इसके साथ डिफरेंट निकाल लेंगे तो देखिए 9 और 10 का डिफरेंट कितना होगा, 1 का। यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि 9 में 10 को घटावें कि 10 में 9 को घटावें, केवल दोनों का डिफरेंट लेना है। हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है, निगेटिव का यहाँ कोई बात नहीं है ना। तो इसका साथ डिफरेंट कितना हो जाएगा, 1 का। अगर इसके साथ डिफरेंट निकालेंगे 0 आ जाएगा। इसके साथ उसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 0। इसके साथ कितना डिफरेंट होगा, 1 का होगा। इसके साथ कितना हो जाएगा, 0। इसके साथ 1 और इसके साथ भी 1। तो ये सभी माध्य के साथ सभी डेटा का डिफरेंट है। तो सभी डिफरेंट को निकालने के बाद सभी का स्क्वायर करेंगे। जो भी डिफरेंट आएगा सभी का स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करके फिर सभी को जोड़ देंगे, है ना। ध्यान से समझिएगा। जोड़ने के बाद सभी को डिवाइड कर देंगे, किससे, जितना इसमें डेटा है। तो इसमें टोटल 9 डेटा है, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी प्रसरण या विचरण या प्रसार निकालना है तो सभी डेटा का डिफरेंट निकालेंगे माध्य के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको प्रसरण निकालना है तो पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, है ना। और माध्य निकालने के बाद इस माध्य के साथ सभी डेटा का डिफरेंट निकालेंगे, और सभी को निकालने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, और जितना डेटा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यही आपका आ जाएगा प्रसरण, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इन सभी को अगर आप जोड़ें तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर में 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 ही आएगा। तो 4 और बटा 9, तो 4/9 यही हो गया इस डेटा का विचरण, प्रसरण या प्रसार। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप समझ गए होंगे कि प्रसरण क्या होता है, प्रसार क्या होता है या फिर विचरण क्या होता है। ये तीनों एक ही नाम है। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, माध्य का सभी डेटा का साथ डिफरेंट निकालेंगे, सभी डिफरेंट को स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, और जितना डेटा है डिवाइड करेंगे, और ये आपका आ जाएगा प्रसरण का। अब बात करते हैं मानक विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इसका अंडर रूट होता है ना। आप कह सकते हैं कि जो मानक विचलन होता है ये होता है अंडर रूट वेरिएंस, यानी कि प्रसरण का अंडर रूट आप निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो मानक विचलन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसी डेटा का मानक विचलन निकालें, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 4/9। चूंकि इस डेटा का प्रसरण क्या आया, 4/9, तो इसका रूट निकाल देंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9।
3। अब देखिए इन दोनों को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों को लेकर के इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर किसी डेटा का प्रसरण आपको दिया हुआ है 36, तो प्रसरण अगर 36 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मानक विचलन। तो ये अगर 36 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रसरण क्या आया 4/9, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा, √4/9 यानी कि 2/3। प्रसरण दिया हुआ है तो मानक विचलन निकालने के लिए रूट कर देंगे, और अगर मानक विचलन दिया हुआ है और प्रसरण निकालना है तो फिर उसका वर्ग कर देंगे। जैसे हम बोले कि मानक विचलन 6 है तो प्रसरण क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये एक दूसरे का स्क्वायर और रूट होता है, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद बात करते हैं विचरण गुणांक का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये क्या होता है। तो इसको आप प्रैक्टिकल समझिए, क्योंकि आप बुक से पढ़ लेते हैं, फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि विचरण गुणांक होता क्या है। आंसर तो आ गया लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो आप ध्यान से समझिए इसको। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये माध्य का कितना प्रतिशत है, बस इसी को कहते हैं विचरण गुणांक। जो ये डेटा या कोई भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो माध्य का कितना प्रतिशत है, उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो देखिए इस डेटा का अगर विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालें तो हमें ये निकालना है कि इस डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो 2/3 आया, ये माध्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि 2/3 जो है ये 10 का कितना प्रतिशत है, यही इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। एक बार और ध्यान से समझिए, अगर कोई अनग्रुप डेटा इस तरह से दिया हुआ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो इसका मतलब आपको ये निकालना है कि इस डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इसका माध्य का कितना प्रतिशत है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से डेटा लेकर के डायरेक्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ देगा तो आपको माध्य भी निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, तब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही आपको बता देगा कि मानक विचलन इतना है, माध्य इतना है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको माध्यिका दिया जाएगा किसी भी डेटा का और मानक विचलन भी दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो फिर आसान हो जाएगा, दोनों चीज दिया हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से डेटा दे करके पूछ देगा तो फिर आपको माध्य और मानक विचलन निकालना पड़ेगा, तभी आप विचरण गुणांक निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे विचरण गुणांक क्या होता है। तो विचरण गुणांक का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम इसको फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन यानी कि माध्य और इंटू 100%। हमेशा जो विचरण गुणांक होगा वो परसेंट में आएगा। जैसा कि हम बोले इसका मतलब ही होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना प्रतिशत है, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो परसेंटेज में होगा, है ना। तो इस तरह से आप फार्मूला के रूप में याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आएगा और माध्य नीचे आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज निकाल रहे हैं माध्य के रेस्पेक्ट में, है ना। परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं और इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। तो यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज माध्य के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इस तरह से आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग का कितना आया 2/3 और माध्य कितना है 10, तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं और इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 10 बार में कटेगा तो ये 20/3 आ जाएगा और 20/3 का मतलब हो जाएगा 62/3%, है ना। इसका मतलब इस डेटा का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा वो 62/3% होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनग्रुप डेटा को लेकर के इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब एक चीज़ और बाकी रह गया, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों को लेकर के एक और फार्मूला होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। वो रिलेशन इस तरह से होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी कह सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस रिलेशन को भी लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 3 चीज है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो तीनों में से कोई भी 2 चीज दे करके तीसरा चीज अगर पूछेगा तो इस रिलेशन से आप बना सकते हैं। जैसे हम बोले कि माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है 6 और माध्य दिया हुआ है
माध्य दिया हुआ है मान लिया जाए 3, तो बहुलक कितना होगा, है ना। तो ऐसा तीनों में से कोई भी दो चीज दे करके पूछ सकता है, हो सकता है बहुलक दे दे और माध्य दे दे और माध्यिका पूछ दे, तो तीनों में से कोई भी दो दे करके एक पूछा जाएगा, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर माध्यिका 6 है माध्य 3 है तो बहुलक क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, तो 3 हो जाएगा ये वाला, और माध्यिका दिया हुआ है 6, ये माइनस हो जाएगा 2, और इंटू मीन दिया हुआ है 3, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12। इसका मतलब है कि अगर माध्यिका 6 है और माध्य 3 है तो बहुलक 12 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनग्रुप डेटा को लेकर के सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि अगर कोई डाउट रह गया होगा किसी को तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो डेटा दिया गया है इसका मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वही क्वेश्चन है जिसको लेकर के हम सारा चीज़ आपको बताए हैं। तो इसका मानक विचलन कितना आया था, 2/3 आया था। इसका जो वेरिएंस है वो आया था 4/9, और इसी का रूट कर देते हैं तो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 2/3 हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन कितना जगह पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4.5 और वेरिएंस निकालना है। तो देखिए क्या बोले थे कि वेरिएंस का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4.5 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, तो 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत जगह पूछा गया है ना। इसके बाद है ये बोल रहा है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो मानक विचलन 6 है तो प्रसरण क्या हो जाएगा, तो प्रसरण इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो प्रसरण क्या होगा, तो फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 42.25, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कौन किसका रूट होता है और कौन इसका स्क्वायर होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये वेरिएंस का रूट होता है, मैंने वेरिएंस का रूट निकालेंगे तब स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो छोटा होता है और वेरिएंस बड़ा होता है। इसका मतलब वेरिएंस निकालना रहेगा तो स्क्वायर करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहेगा तो रूट निकालेंगे। यहाँ पर देखिए वेरिएंस निकालना था इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किए हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। देखिए मानक विचलन दिया हुआ है, प्रसरण निकालना है मतलब बड़ा वाला वैल्यू निकालना है, तो कैसे आएगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 49। इसके बाद है ये बोल रहा है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। विचरण यानी कि प्रसरण जिसको वेरिएंस कहते हैं, तो ये क्या होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रसरण यानी कि वेरिएंस दे दिया है और मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, छोटा होता है, मतलब इसका रूट करते हैं। तो ये दिया हुआ है 144, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 12 भी है और 12 भी है, तो आंसर क्या होगा, तो हमेशा ये आंसर जो होता है प्लस में होता है, माइनस में कभी भी आंसर नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये होता है अंडर रूट वेरिएंस तो होता है और ये मॉड में होता है, मतलब कभी भी इसका वैल्यू माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो हमेशा प्लस वाला आंसर देना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए कितना जगह पूछा गया है। ये बोल रहा है कि एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो हम आपको बताए थे कल कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो माध्य का कितना प्रतिशत है, ये होता है। और दोनों चीज़ आपका देखिए दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है और माध्य भी दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका देखिए 5 है और माध्य कितना है 15, तो इसको में 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 3 बार में कट जाएगा, 100/3 का मतलब क्या हो जाएगा 33.33%। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि मानक विचलन 5 है और माध्य 15 है, तो इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
ये बोल रहा है कि एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि मानक विचलन जो है वो माध्य का कितना प्रतिशत है, मतलब 16 है 80 में से, तो 100 में से कितना, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 बार में कटेगा और ये 20 हो जाएगा, तो 20% आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक बंटन का माध्य 24 है, मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, तो 6 जो है वो 24 का कितना परसेंट है, तो ऐसे दिख रहा है 25% होगा। 6 है 24 में से, इसका मतलब क्या होगा, 1/4 है, तो इसका मतलब होता है 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि एक वितरण का माध्य 20 है, मानक विचलन 4 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, तो 4 जो है 20 का कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा, क्योंकि 4 है 20 में से, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%, तो आंसर हो जाएगा 20% बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है, ये देखिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है कि इस डेटा का रेंज, बहुलक और माध्यिका तीनों चीज निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो सभी सेम है, इसका मतलब केवल इसको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। तो देखिए बहुलक और माध्यिका तो दोनों ही सेम दिया हुआ है, मतलब ये सभी सही है। अब रेंज को देखना है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का डिफरेंट। तो इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, तो यहाँ पर सबसे छोटा जहाँ तक दिख रहा है वो 12 है, और सबसे बड़ा का अगर बात करें तो ये 21 है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 21 में 12 घटाएंगे तो 9 आएगा, इसका मतलब जो रेंज होगा वो 9 होगा, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इस डेटा का बहुलक और माध्यिका दोनों चीज निकालना है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट इसमें क्या हुआ है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 5 देखिए 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है ना। और 3 देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 ही बार हुआ, मैंने सबसे ज़्यादा बार 5 हुआ, तो बहुलक तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा। अब यहाँ देखना है कि माध्यिका 5 होगा कि 4 होगा। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, इस डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और जो बीच में आएगा तो इसको अरेंज करें। तो सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे छोटा दिख रहा है 3, और 3 कितना बार है, 1 2 3 3 बार है, तो 1 2 3 लिखे। अब 3 के बाद 4 को लेते हैं, तो 4 देखिए एक ही बार है, तो इसको भी ले लिए। अब 5 को लेंगे, 5 है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, और बचा क्या, 6 बचा, 6 है 2 बार, 1 2 और फिर है 7। मतलब ये देखिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब इसमें से जो बीच में होगा वही आंसर होगा। तो देखिए बीच में क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटा है, तो 5 इधर और 5 इधर साइड कर देंगे। तो देखिए 5 इधर चला गया और इधर से 3 2 5 इधर चला गया, तो ये दोनों साइड हो गया, तो बीच में क्या बचा, 5 बचा। इसका मतलब है कि इसका जो माध्यिका होगा वो 5 होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मतलब माध्यिका भी 5 आया और बहुलक भी 5 आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए ये क्वेश्चन भी कितना बार बार पूछा गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। मतलब 28 का जितना भी फैक्टर है उसका आपको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 28 का फैक्टर होता क्या क्या है। तो 28 का फैक्टर का अगर बात करें, मतलब 28 जिससे जिससे कटेगा, तो 28 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। मतलब 14 का ये सभी फैक्टर हुआ, तो यही सभी का माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के और जितना है उससे भाग दे देते हैं। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 28 में से 14 जोड़ेंगे 42, 42 और 7 49, 49 और 4 53, 53 और 2 55 और 1 56, मतलब 56 हुआ। और इसमें डिवाइड कर देंगे जितना ये डेटा है, 1 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाग देने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर इसको देखें और ऑप्शन को देखें तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 11 गुना 6 66 हो जाता है, और यहाँ पर 56 ही है। 10.5 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 में 6 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा।